नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो एंटीबायोटिक का ओवरडोज जानलेवा है। जी हाँ, ये शो आज हम आपको इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जानना समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि दवाओं का कब और कितना इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ICMR ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है एक रिपोर्ट के जरिए, और उसमें कहा है कि अस्पतालों में भर्ती जितने कोरोना के मरीज हैं उसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है उसमें से 50% लोगों की मौत हो जा रही है। मतलब जो दूसरा इन्फेक्शन होता है कोरोना के बाद, फंगल इन्फेक्शन, उससे लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही हैं। और इसके लिए दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा डोज जिम्मेदार है, जिसके बाद अस्पतालों, डॉक्टरों और इलाज को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे क्या डॉक्टर जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दे रहे हैं, एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो वक्त की मांग है? क्या घर पर भी इलाज के दौरान दवाओं के ओवरडोज की आशंका रहती है? और कब आपको कैसे ये तय करना है कि आप जो दवाएं ले रहे हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं, और कब किस सिचुएशन में एंटीबायोटिक लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कब ये आपको लगे, कब आप ये मान लें कि ये ओवरडोज हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अपने दो बड़े डॉक्टरों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें इसी साल की हैं। मार्च के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि अस्पतालों में मरीजों के रखने के लिए बेड नहीं बचे। कई जगह की तस्वीरों को देख दिल भी पसीज गया। एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज चल रहा था। इतनी बद इंतजामी के बावजूद तीमारदारों को इस बात का इत्मीनान था कि चलो इलाज तो हो रहा है, आज नहीं तो कल उनका मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन कोरोना काल में अस्पतालों में चल रहे इसी इलाज पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। देश भर के कुल 10 अस्पतालों और 17,000 से ज्यादा मरीजों की जांच के बाद तैयार ICMR की ये रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल में मरीजों को कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी भी हो रही है, जिनमें निमोनिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन, UTI और स्किन डिजीज वगैरह शामिल हैं। रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित आधे से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। जांच में पाया गया कि 17,536 कोरोना मरीजों में से 631 मरीज सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के शिकार हुए, यानी करीब 4% मरीजों में सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन पाया गया। लेकिन इन 631 मरीजों में से करीब 57% मरीजों की मौत हो गई। ये आलम तब है जब पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वाले लोगों की दर 10% है। ICMR की रिपोर्ट सिर्फ मरीजों की मौत का आंकड़ा ही नहीं पेश करती, बल्कि उन्हें अस्पतालों में मरीजों को ये जानलेवा बीमारियां क्यों हुई इस पर से भी पर्दा उठाती है, जो अपने आप में दिल दहला देने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के कारण लोगों को ज्यादा शक्तिशाली एंटीबायोटिक दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पतालों में करीब 53% मरीजों को हल्की एंटीबायोटिक दी गई, और इन 53% मरीजों में हर 5वें मरीज को शक्तिशाली एंटीबायोटिक दी गई। मरीज जितने दिन अस्पताल में रहा उसे उतने दिनों तक शक्तिशाली एंटीबायोटिक की डोज दी जाती रही। इनमें से ऐसे मरीज भी थे जिन्हें बिना कारण ही एंटीबायोटिक दी गई, जिसकी वजह से शरीर के मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी मर गए और बाहर के बुरे बैक्टीरिया ने शरीर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मरीज को निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो गईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल ही मरीजों की इम्यूनिटी कम या खत्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां इन दवाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट कहती है, दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल भारत में होता है। हर भारतीय साल में करीब 10 से 15 बार एंटीबायोटिक लेता ही है। डॉक्टर के लिखे करीब 50% पर्चे ऐसे हैं जिनमें एंटीबायोटिक लेने को कहा गया है, लेकिन वास्तव में उसकी जरूरत नहीं थी। कोरोना काल में आई ICMR की ये रिपोर्ट यकीनन चौंकाने वाली है, लेकिन एक पुरानी कहावत को ताजा कर देती है कि किसी भी चीज की अति बुरी है, फिर वो चाहे दवा ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आज की चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एनके अरोड़ा, चीफ नेशनल टास्क फोर्स आईसीएमआर के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर हैं, वीसी हैं कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरोड़ा जी, आज का हमारा इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम लोग, क्योंकि एंटीबायोटिक एक ऐसा वर्ड है दवाओं में कि जो कि बहुत कॉमन है और गांव-गांव में लोग जानते हैं, तो उन लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक क्या है, उसका ओवरडोज क्या है और उसके क्या खतरे हैं और कैसे उससे बच सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि एंटीबायोटिक है क्या, इसको ज़रा आसान भाषा में आप समझा दें हमारे दर्शकों को। और जब हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक का ओवरडोज मतलब ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक है, तो ओवरडोज को सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम समझें कि डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक हमें लिखा है उसको कितने वक्त तक लिया जाए कि ओवरडोज ना हो। मतलब इसको अगर समझना हो कि ओवरडोज क्या है तो इसको आप कैसे समझाएंगे? तो धन्यवाद मृत्युंजय, आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहली बात, आपने सवाल पूछा कि एंटीबायोटिक होती क्या है। तो एंटीबायोटिक ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, ज़्यादातर फंगस हैं जिसमें से वो सीक्रेट करते हैं, उनसे बनाया जाता है। बैक्टीरिया, फंगस से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं और ये इनका मुख्य उद्देश्य ये है एंटीबायोटिक का कि जो हमारे शरीर में हानिकारक रोगाणु हैं उनका खात्मा किया जा सके। आप एक शब्द ओवरडोज की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये सही शब्द है ओवरयूज जी, यानी बेवजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना सबसे मुख्य कारण है आज की जो मुसीबत है। जब ज़रूरत ना हो उस समय एंटीबायोटिक देना वो बेवजह है। इसी तरीके से अगर एंटीबायोटिक विशेष एंटीबायोटिक है जिसका फ़ायदा होगा, उसकी जगह मैं कोई दूसरी एंटीबायोटिक देता हूँ, वो भी बेवजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है। तीसरी चीज़ कि जहाँ पर एक बेसिक एंटीबायोटिक से काम चल सके और मैं हाई एंड जो नई वाली एंटीबायोटिक है वो इस्तेमाल करता हूँ, वो भी बेवजह है। तो बेवजह या इर्रेशनल यूज़ ये सबसे बड़ा एक जंजाल है हम सब लोगों के लिए। आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया। जो हम गलती करते हैं, हम लोग जो चिकित्सक हैं, हमें लगता है कि ज़रूरत है या नहीं, ये बहुत सोचने की ज़रूरत होती है डॉक्टर को कि इस व्यक्ति में एंटीबायोटिक का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अब कोरोना बेसिकली एक वायरल इलनेस है, तो एंटीबायोटिक का बहुत लिमिटेड रोल है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, चाहे हल्की बीमारी या गंभीर बीमारी, उनको बहुत हाई एंड एंटीबायोटिक दी जा रही होती हैं जो बिल्कुल बेवजह हैं। और उसकी वजह से, जैसे कि आपने अपनी फिल्म में बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि और आईसीएमआर का ये जो शोध है उसमें निकल के आया कि उसकी वजह से हमारे को साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब ज़रूरत नहीं है तब उसकी वजह से हमारे को दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं जो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया हैं, रोगाणु, और उन फंगस ग्रो होने लगती है जिसका जो नॉर्मली हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जैसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस वगैरह की जो आजकल बात हो रही है। तो बेवजह इस्तेमाल मुख्य मुद्दा है जो आज हम लोगों के लिए सब कुछ जानना ज़रूरी है। और इस विषय में हम सब की जिम्मेदारी है, चिकित्सक की भी और साथ ही साथ एक मरीज़ की और उसके परिवार वालों के लिए कि भैया कब ज़रूरत है और कब नहीं। डॉक्टर को अननेसेसरली हम लोग कई बार परेशान कर रहे होते हैं दवाई देने के लिए। अच्छा, वो लिख देते हैं। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अरोड़ा ने कही कि ओवरडोज से ज़्यादा खतरनाक है मिसयूज़ या ओवर यूज़। मतलब कब एंटीबायोटिक देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। इसमें जो दिक्कतें आती हैं कि जब नहीं चाहिए तब भी दे दी जाती है ये दवाई, तब ज़्यादा खतरा होता है। और अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल डॉक्टर रजनीश कपूर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मैं कहीं पढ़ रहा था अभी एक रिसर्च कि आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होता है, लेकिन जब आप ज़रूरत ना हो और तब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है, और तब अगर आपको कोई इन्फेक्शन का जो खतरा होता है आपके पर, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर कि
अगर मान लीजिए जब ज़रूरत ना हो तब एंटीबायोटिक किसी को दे दिया जाए, वो ले लेते हैं, तो साइड इफेक्ट में क्या क्या है, मतलब इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, बॉडी पे क्या एडवर्स इंपैक्ट इसका असर हो सकता है, ओवरडोज का या ओवर यूज का? या ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना। डॉक्टर अरोड़ा ने बड़े अच्छे ढंग से इसको एलेबोरेट किया। एंटीबायोटिक यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर है तो बहुत ज़रूरी है उसको किल करना, वो इंडिकेटेड है। बट कई बारी ऐसी सिचुएशन होती है अभी जहाँ पे हम इवन फिजिशियंस आर इन काइंड ऑफ सस्पिशन या कंफ्यूजन में है, और वो कोरोना के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इससे पहले मैं सवाल के आंसर में आता हूं, बट उससे पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूं, ये कोरोना और कोविड पेशेंट्स में क्यों ऐसा ज्यादा हो रहा है। कोरोना पेशेंट, एक तो जिसको कोविड हो रहा है उसका हॉस्पिटल स्टे यूजुअली थोड़ा लंबा चलता है, बिकॉज लंग्स में जो डैमेज है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा लंबे समय तक रहती है, और उस कारण उसका हॉस्पिटल स्टे लंबे होने की आशंका ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, अब कोरोना के पेशेंट को लंग्स के डैमेज के चलते जो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, तो वो स्टीरॉइड्स अपने आप में WBCs व्हाइट ब्लड सेल काउंट है हमारा, जो जिसको वो बढ़ावा देते हैं। जो स्टीरॉइड लेने से WBCs में इजाफा आता है, और जब भी WBC काउंट बॉडी के अंदर बढ़ते हैं तो वो एक इनडायरेक्टली फिजिशियन के लिए ये माना जाता है ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया और इसके चलते शायद एंटीबायोटिक का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारा ओवर यूज एक तरह से एक इंडिकेशन बन गया, अभी इसको हम एंटीबायोटिक डाल दिया जाए। सो इवन फिजिशियंस हु आर ट्रीटिंग द कोविड पेशेंट्स वो तत्पर हैं एंटीबायोटिक डालने के लिए, क्योंकि उनको WBC ज्यादा मिल रहे हैं कोविड पेशेंट्स में, जो कि सिर्फ स्टीरॉइड के चलते हो सकते हैं। तो इसलिए एक चीज जरूरी है कि सिर्फ WBC को ना देखते हुए एंटीबायोटिक ना डाला जाए, उनका एक ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर किया जाए। अगर कल्चर में बैक्टीरिया ग्रो करे तभी एंटीबायोटिक का यूज किया जाए इन पेशेंट्स के ऊपर। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। आपने पूछा जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये बहुत कॉमन है, जो पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक्स है और जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है फिजिशियंस और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के द्वारा पेशेंट्स के ऊपर। तो वो जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया रहते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। आपने समझा होगा, आपने सुना होगा, जब भी ये पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं तो पेशेंट्स को डायरिया हो जाता है। तो वो डायरिया क्यों होता है? क्योंकि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिर हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है और काफी समय तक ये चीज कंट्रोल में नहीं आती है। सो नो डाउट एंटीबायोटिक्स बहुत सारे हमारे साइड इफेक्ट्स भी लाते हैं बॉडी के अंदर, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, अच्छे बैक्टीरिया को डैमेज और डिस्ट्रॉय करना एंटीबायोटिक्स करते हैं। और एक बात, जब भी एंटीबायोटिक्स ज्यादा दिया जाएगा या ठीक ढंग से ना दिया जाए, डॉक्टर अरोड़ा ने बताया भी जो एंटीबायोटिक जरूरी है वही देना चाहिए। मैं भी इसको सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं। अगर हम वो एंटीबायोटिक ना देके दूसरा एंटीबायोटिक देते हैं या उसको ठीक ढंग से नहीं देते हैं, तो जो बैक्टीरिया जिसको मारने के लिए दे रहे हैं हम ये एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरिया रादर रेजिस्टेंट फॉर्म में चला जाता है। रेजिस्टेंट फॉर्म में जाने के कारण वो एंटीबायोटिक उस पर एक्ट कर छोड़ देगा। सो ये सब कुछ इश्यूज हैं, ओवर यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक, मिस यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक के, और एंटीबायोटिक कोविड पेशेंट्स में कैसे यूज करना चाहिए। वी शुड हैव अ कंक्रीट इन्वेस्टिगेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर, जिसके बेसिस पे हमें एंटीबायोटिक चूज करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स में। हाँ, यस, ये आपने बहुत डिटेल में समझाया। एक बात जो आपने कही और ये हमारे दर्शकों को और अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब आप एंटीबायोटिक के लिए अपने डॉक्टर को फोर्स करते हैं या फिर आप वैसे ही इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या खतरे हो सकते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। एक बात उन्होंने कही, उसको जरा मैं और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है कब, जब आपने ओवरडोज ले लिया या ओवर यूज कर लिया, जब आपको ज़रूरत नहीं थी तब आपने एंटीबायोटिक ले ली, तो जो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। और जब वो रेजिस्टेंट होता है तो उसके बाद जो आपका ट्रीटमेंट है किसी भी इन्फेक्शन का, वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वो रेजिस्ट करता है आपके बॉडी में और वो जल्दी उसके ऊपर इम्पैक्ट आने नहीं देता है। तो कंपेयर टू जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है आपके बॉडी में, उसके मुकाबले जब आपका बैक्टीरिया
रेजिस्टेंट हो जाता है तो आपके इलाज में, इन्फेक्शन के इलाज में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टफ होता है। अब मैं अरोड़ा जी एक बात आपको सर ये पूछना चाहता हूँ कि हालांकि ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता होगा, लेकिन अगर एक लाइन खींचनी हो सर, कि अगर मोटे तौर पर जो डॉक्टर भी इस वक्त हमें देख रहे होंगे दूर दराज के, उनकी भी ये बात समझ में आए कि अगर एक लाइन खींचनी हो कि कब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, तो इसको लेकर अगर सर आप मोटी मोटी कुछ बातें बता पाएं। मैं कोरोना के बारे में ही बात करना चाहूँगा कि वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शुरू के 5-6 दिन ये एक सिंपल फ्लू या वायरल इलनेस की तरह है, और अब ये बिल्कुल ही साफ हो गया है कि जब शुरू की बीमारी होती है, हल्की बीमारी है, बुखार है, थोड़ा नाक बह रहा है, हल्की खांसी हो रही है, बदन टूट रहा है, उस समय पैरासिटामोल के अलावा कोई दवाई आपको कोई विशेष लाभ नहीं करती है। बहुत सारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई दवाई आपको विशेष लाभ नहीं करती, पैरासिटामोल करती है। और ऐसे समय में हाई एंड एंटीबायोटिक खाना कोई समझदारी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी वाली बात है। कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रहा, जब डॉक्टर कपूर ने बहुत अच्छी बात कही कि जब अस्पताल में दाखिल होते हैं तो कई बार एक गलत दिशा में इंडिकेशंस आ रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि शायद इन्फेक्शन हो गया। ख़ास तौर पे कोरोना में जो फेफड़ों में जो चेंजेस होते हैं, वो बैक्टीरिया और वायरस के चेंजेस मिलते-जुलते लगते हैं। लेकिन अब ये बड़ा क्लियर है जब हम उसमें सीटी स्कैन करते हैं, एक्स-रे करते हैं कि किसी का कोरोना पॉजिटिव है तो ये वायरल इन्फेक्शन है। और ऐसे में जब तक कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कल्चर वगैरह करा और उसमें बैक्टीरिया नहीं आया, तब तक एंटीबायोटिक की कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती है। जो अच्छे अस्पताल हैं, जैसे जिनको एक विश्वास के साथ मैनेज कर रहे होते हैं, वो बहुत एंटीबायोटिक का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि ऐसी जगह पे जहाँ पर एंटीबायोटिक का कम इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर रिकवरी रेट बेहतर रहती है, और शरीर में जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का मतलब जो जिनके ऊपर एंटीबायोटिक असर करना बंद कर जाती हैं, एक तरह से ये बेशर्म बैक्टीरिया हो जाते हैं, इन पे दवाई का फिर असर नहीं होता, और ये फिर बाद में शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेवजह एंटीबायोटिक पूरी दवाई ना लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब इसको बार बार कह रहे थे और मैं इसको दोबारा अंकित करना चाहूँगा कि अगर दवाई डॉक्टर ने बताई है तो वो पूरी लेनी है। अगर एंटीबायोटिक है, उन्होंने कहा 5 दिन खानी है, ये डोज खानी है, आमतौर पर होता है हमें 3 दिन ठीक हुए उसके बाद कहते हैं डॉक्टर फालतू में दवाई लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को जन्म देने का कारण होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को एंटीबायोटिक जब हम दे रहे हैं तो हमें क्लियर कट इंडिकेशन होना चाहिए कि वायरल जब इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब तक कल्चर वगैरह पॉजिटिव ना आए और साथ में दूसरे भी लक्षण होते हैं, उनके हिसाब से करना होता है। तो केवल डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, मरीज को बिल्कुल डॉक्टर से नहीं कहना चाहिए कि साहब ये दवाई दे दी जाए, ये दवाई दे दी जाए। नहीं, ठीक बात है। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही सर, कि मतलब अगर इसको एक लाइन में हम समझना चाहें तो मतलब ये कि जब तक आपकी बॉडी में इस बात की पुष्टि ना हो जाए कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात ठीक है अरोड़ा जी? ये मैं सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही। एक शब्द है प्रोफिलैक्टिक। अच्छा सर, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं, और प्रोफिलैक्टिक का मतलब एक सवाल सर इसी से जोड़ता हूं मैं। आपने कहा कि एक बार, हाँ प्लीज। जी कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कई बार हम लोग चिकित्सक सोचते हैं कि प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दे दी जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। ऐसी में भी शायद कोशिश करनी चाहिए कि तथाकथित प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक का रोल इतना ज़्यादा नहीं है। अगर बीमारी हो जाए तब देना ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं यहाँ पर रुकूंगा, आप कहिए प्लीज़। डॉक्टर कपूर, अब मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने भी कहा और डॉक्टर अरोड़ा ने भी ये बात कही कि जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि ना हो जाए तब तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो कोविड के मामले में ठीक है सर कि अभी टेस्ट हो जा रहा है, लेकिन कई बार वैसे ही अगर कोई नॉर्मल फ्लू है, जुकाम है,
तब कोई अगर डॉक्टर के पास जाता है तब भी एंटीबायोटिक लिख दिया जाता है। तो मैं क्या अगर आपसे ये पूछूं कि क्या किसी डॉक्टर को बिना टेस्ट के एंटीबायोटिक नहीं लिखना चाहिए जब तक कि इस बात का प्रमाण ना मिल जाए कि हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? बिल्कुल। सो आई थिंक यहीं पे बात आता है भी एंटीबायोटिक का ओवर यूज हो रहा है या मिस यूज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे टाइम या पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मली सिम्टम्स क्या हुआ, बुखार आया या बॉडी एक्स हुआ जो कि कोरोना में भी चल रहा है, और एल्स उसके बिना फ्लू के टाइम पे भी ऐसा सिम्टम्स आ सकता है जिससे पेशेंट डॉक्टर के पास अपने ये सिम्टम लेके पहुंचा और उसने अपना बात किया। सो अगर उसमें बहुत सारे टाइम फिजिशियन जो क्लिनिशियन या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो उस पेशेंट को हैंडल कर रहा है वो ये सोचे, पहला उनके दिमाग में ये बात आए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको एंटीबायोटिक डाले, ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच आर वेरी क्लियर, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब उसमें और बात है, बट इन केसेस में जो वायरल चीजें चल रही हैं उसमें अगर सी फीवर कैन बी बिकॉज ऑफ वायरल फीवर, द मलेज, बॉडी एक्स कैन बी बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। सो हमें बिल्कुल भी एंटीबायोटिक पे स्ट्रेट अवे नहीं जाना चाहिए, हमें पहले यूज करना चाहिए पैरासीटामोल्स और उसके जो सिम्टम रिलीफ की चीजें हैं उनको यूज करना चाहिए। साइड बाय साइड यस वी शुड कीप इन्वेस्टिगेटिंग। सबसे पहला एक सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट ब्लड काउंट, और फिर एक इन्वेस्टिगेशन है जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, सीआरपी लेवल्स, डी डाइमर लेवल्स, फेरेटिन लेवल्स, ये सब इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। इनके जरिए हमें जानने का कोशिश करना चाहिए उस पेशेंट का ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन इन्फ्लामेशन का कितना है, और क्या पहले 2 या 3 दिन उसको मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना बहुत विजडम है। क्या उसके सिम्टम्स सिंपल पैरासीटामोल और इन दवाओं से बेहतर हो रहे हैं? अगर बेहतर हो रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाना है। अगर बेहतर नहीं हो रहे हैं तो हमने साथ साथ दूसरा इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया जिसमें कल्चर्स आएगा, जिसमें और सारे सिम्टम, चेस्ट एक्सरे आएगा, कोई निमोनिया का पैच तो नहीं है। ये सब चीजें हमें और गाइड करेंगी भी हमें एंटीबायोटिक की तरफ जाना है या नहीं। ओके, ये बहुत क्लियर है कब जाना है कब नहीं जाना है एंटीबायोटिक की तरफ। अब डॉक्टर अरोड़ा, मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि हो जाए तब भी क्या एंटीबायोटिक का कोई विकल्प है क्या, कि एंटीबायोटिक ना देकर उसकी जगह कुछ दूसरी दवाई दी जाए, इसका कोई विकल्प मौजूद है क्या सर? आप ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये सवाल पूछा था कि एंटीबायोटिक का कोई विकल्प है, तो मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूँगा। एक, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कपूर ने बड़ा अच्छा किया कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हमें होता है कि ये इसके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक के साथ साथ जो सही एंटीबायोटिक है वो देना भी बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि कई बार हम डॉक्टर लोग और मरीज भी, हमें लगता है कि अब और कोई विकल्प नहीं है तो एंटीबायोटिक तो दे दें। मतलब आप जो सवाल हमसे कह रहे थे कि एंटीबायोटिक का कोई विकल्प है, जब वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हमें अच्छी तरीके से नहीं पता होता या तो एज ए चिकित्सक या एज ए पेशेंट, तो हमारे पास कहते हैं अच्छा और कोई विकल्प नहीं है तो एंटीबायोटिक ले लिया जाए। इस चीज से हमेशा बचने की जरूरत है। एंटीबायोटिक जब जरूरत है और जो सही एंटीबायोटिक है वो हमारे लिए जान बचाने वाला है, लेकिन बिना वजह हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एक बहुत मजे की बात है, ये बिना वजह एंटीबायोटिक ली हुई खाली हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती है, हमारे वातावरण, हमारे परिवार के अन्य लोगों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, जो बदमाश बैक्टीरिया हैं, वो मेरे बच्चे को और मेरी घर में धर्म पत्नी को और बाकी लोगों को भी वही इन्फेक्शन हो सकता है। तो एंटीबायोटिक सही समय पे सही दवा और सही मात्रा में खानी है, और अगर नहीं खानी है तो वो बिल्कुल, क्योंकि वो खाली मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, बाकी साथ में मेरे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई सर। लेकिन आखिरी सवाल डॉक्टर रजनीश कपूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी तक हम ओवरडोज और ओवर यूज की बात कर रहे थे,
लेकिन अगर मान लीजिए तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लगे कि हाँ इनको एंटीबायोटिक देना ही ठीक है और दिया जाना चाहिए, तब अगर अंडर डोज ले ले, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको 3 दिन लेना है एंटीबायोटिक या 5 दिन लेना है और मैंने 1 ही दिन ली, 2 ही दिन ली, तो अंडर डोज का भी कोई खतरा है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब इसको ऐसा माना जाए, हम कोविड की बात करते हैं, तो पहला बात तो ये हुआ भी एंटीबायोटिक का हमें ओवर यूज नहीं करना है, उसको ठीक कंडीशन में ही यूज करना है और अप्रोप्रिएटली यूज करना है। आई वुड से अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक इज द रियल वर्ड। सो अब क्या है, कोरोना के पेशेंट्स में इम्यूनिटी वैसे ही डाउन हो जाती है और ऊपर से ये इन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स का जरूरत पड़ता है। स्टेरॉइड्स के यूजेज से इम्यूनोसुप्रेशन आता है। अब जब भी इन पेशेंट्स में कोमॉर्बिड हैं, स्टेरॉइड यूजेज है, इम्यूनोसुप्रेशन हुआ, तो ये पेशेंट्स बहुत वल्नरेबल रहते हैं सुपरा इन्फेक्शंस के होने के। सो उनको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के होने के चांसेस दूसरे इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड यूज, कोमॉर्बिड पेशेंट्स, इम्यूनोसुप्रेस्ड पेशेंट्स, तो इन पेशेंट्स में हमें बहुत क्लोज मॉनिटरिंग से ये जानना है किस पॉइंट पे ये सुपरा इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं, किस पॉइंट पे इनके पैरामीटर्स बिल्कुल बदलाव आ जाता है, उनमें जो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताने लगते हैं, तब उस टाइम पे एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का जरूरत है। उसके बिना ये पेशेंट्स इंप्रूव नहीं करेंगे। और यही आईसीएमआर का जो शोध बताता है, जिन पेशेंट्स में जो सुपरा इन्फेक्शन हुआ, चाहे 4% थे, बट उन पेशेंट में 50% मोर्टेलिटी हुआ। अब जिन पेशेंट्स में ये सुपरा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया, एंड दीज आर स्टबर्न बैक्टीरिया, क्लेब्सिला, स्यूडोमोनास, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते मोर्टेलिटी बहुत हाई चला जाता है। तो इन पेशेंट्स को एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक चलाना जरूरी है और वो भी आईवी एंटीबायोटिक से स्टार्ट करना चाहिए, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, जिससे हम इनके सुपरा इन्फेक्शन बैक्टीरिया को कंट्रोल कर पाएं और नीचे ला पाएं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं ओवर यूजेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। और दूसरी तरफ भी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर कि ओवर यूज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल जाए कि बहुत जरूरी है देना एंटीबायोटिक, तब प्रॉपर इस्तेमाल करना है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखना है कि ओवरडोज खतरनाक है, लेकिन हाँ अगर और अवॉइड भी करना चाहिए मैक्सिमम केसेस में, लेकिन हाँ जब ये लगे कि आपको ज़रूरत है ही तो इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत संयमित मात्रा में, और जितना डोज आपको बताया जाए प्रॉपरली उतना, लेकिन ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रिकमेंड किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन.के. अरोड़ा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और डॉक्टर कपूर आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।